मूवी की शुरुआत में हम हवारीन नाम की एक तांत्रिका को देखते हैं जो अपने साथी गिल के साथ अमेरिका जा रही होती है। यहाँ पर वो एक बड़े बिजनेसमैन के नवजात बेटे को देखने के लिए आई होती है, क्योंकि नवजात बच्चा जन्म से ही काफी रो रहा होता है। इसकी वजह से डॉक्टर भी काफी परेशान हो गए थे। हवारीन और गिल जब बच्चे के कमरे में पहुंचे तब हवारीन ने शिशु की ओर सीटी बजाई। उसके कान किसी अदृश्य उपस्थिति को सुनने की कोशिश कर रहे थे। सीटी बजाना एक जादूगरनी तकनीक है जिसका उपयोग आत्माओं का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, क्योंकि भूत ध्वनि पर प्रतिक्रिया करते हैं। सीटी बजाने के बाद हवारीन ने अपने बक्से से एक छोटा बर्ले बैग लिया और उसे बच्चे की छाती पर रखा। इसके बाद उसने बच्चे की पुतलियों की जांच की। इस बीच गिल ने लगातार बच्चे के ऊपर मंत्रों का जाप किया। जांच पूरी करने के बाद हवारीन ने बच्चे की मां से कहा कि बच्चे के पिता और दादा के साथ भी ऐसी ही घटनाएं हुई होंगी। ये सुनकर बच्चे की मां तंग रह गई। वो हवारीन और गिल को लेकर अपने घर पर आ गई। यहाँ पर बच्चे के पिता पार्क ने अजीब घटनाओं की पुष्टि की। पार्क ने बताया कि उनका परिवार कोरिया से आया हुआ था और उनके भाई की मौत एक मानसिक अस्पताल में हुई थी। उसने खुद चीखें सुनी और ऐसा महसूस किया जैसे कोई उसकी आंखें बंद करने पर उसका गला घोट रहा हो। हवारीन ने निष्कर्ष निकाला कि परिवार की पैतृक कब्रें समस्याग्रस्त थी। दूसरे शब्दों में उसके पूर्वज ही अपने वंशजों को मारने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि हवारीन एक तांत्रिका होने के नाते उसे ऐसे मामलों के लिए एक विशेषज्ञ की जरूरत थी। हवारीन ने अपने देश में प्रसिद्ध किम नामक एक भूगर्भ शास्त्री की सिफारिश की। किम मिट्टी को चक्कर कब्र की शुद्धता का निर्धारण करने में सक्षम था। उस रात हवारीन और गिल किम के घर गए। यहाँ पर हवारीन ने किम से उसकी मदद करने के लिए कहा ताकि वो पार्क के दादा की कब्र की शुद्धता का निर्धारण कर सके। अब क्योंकि इस काम में काफी ज्यादा पैसे मिल रहे होते हैं, इस वजह से किम इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने साथ एक अंत्येष्टिकर्ता को भी ले जाता है जिसे भूगर्भ शास्त्र का ज्ञान था। हवारीन के अनुसार किम और उसके साथी को केवल पार्क के दादा की कब्र को ही स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी। हालांकि पार्क की एक अतिरिक्त मांग थी, ताबूत को खोले बिना अवशेषों को तुरंत दाह संस्कार किया जाए। किम को ये बात उलझन भरी लगी, क्योंकि सामान्य प्रक्रिया के तहत कब्र को खोलना, हड्डियों को साफ करना और फिर उसे दूसरी जगह ले जाना या दाह संस्कार करना होता है। अपरंपरागत अनुरोध के बावजूद किम ने पहले कब्र स्थल का निरीक्षण करने का फैसला किया। कब्र गैंगवान प्रांत में स्थित थी। घुमावदार पहाड़ी सड़कों से गाड़ी चलाकर और एक सुनसान पहाड़ी पर चढ़कर वे शिखर पर स्थित कब्र स्थल पर पहुंचे। किम और हवारीन दोनों को ये अजीब लगा, क्योंकि पहाड़ की चोटी पर कब्र बनाना भूगर्भीय सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था। वहां पहुंचने पर किम और भी अधिक आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि कब्र के पत्थर पर कोई नाम नहीं था। ये एक गुमनाम कब्र थी। इसके अलावा वहां आसपास कई लोमड़ी भी थी, जिन्हें कब्र के पास होने पर एक अशुभ संकेत माना जाता है। पार्क ने बताया कि कब्र को लूटने वाले लुटेरों से बचाने के लिए कब्र को ऐसा बनाया गया था, क्योंकि उस समय के दौरान कब्र के लुटेरे बड़े पैमाने पर कब्रों को लूटकर उसमें रखे जवाहरात को निकाल लेते थे। इसके बावजूद एक उच्च भिक्षु ने देश के लिए उनके दादा की महान सेवा का सम्मान करने के लिए इस जगह को चुना था। आसपास के माहौल को आंकलन करने के बाद किम ने काम करने से साफ मना कर दिया। जब हवारीन ने इसकी वजह पूछा तब किम ने उन्हें बताया कि कब्र एक असाधारण दुर्लभ घातक स्थल है, जिसमें अत्यधिक अंधकारमय ऊर्जा रहती है। और यहाँ पर इस बात के काफी संकेत है कि ये कब्र अंधकारमय ऊर्जा से भरी हुई है। इसे स्थानांतरित करने से सभी की मृत्यु हो सकती है। हताशा होकर पार्क ने किम से अपने नवजात बच्चे को बचाने की विनती की। इस पर किम ने पार्क से पूछा कि क्या वो इस कब्र के बारे में कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कब्र के पीछे संख्याओं की 2 पंक्तियां थी, जो कि एक सटीक निर्देशांक थी। इसी सटीक गणनाओं ने किम को संदेह में डाल दिया कि यहाँ कब्र चुनने के पीछे उच्च भिक्षु के छुपे हुए उद्देश्य क्या रहे होंगे। इस पर पार्क ने कहा कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है। सुरक्षा कारणों से किम ने मदद करने से इनकार करने पर जोर दिया। इस पर हवारीन ने एक स्थानीय अनुष्ठान करने का सुझाव दिया, जो दुर्भाग्य को स्थानांतरित करने और बुरी आत्माओं को रोकने के लिए देवताओं को जानवरों की बलि देने से संबंधित जादू टोने का एक रूप है। इसका मतलब था कि अनुष्ठान और कब्र स्थानांतरण एक साथ आयोजित किया जाना था। स्थानांतरण के दिन हवारीन ने तैयारी की। 5 सुअर और 5 श्रमिक चुने गए। श्रमिकों के बाल काटे गए और उन्हें सुअरों के मुख में डाल दिया गया, जो प्रतीकात्मक रूप से उन्हें जोड़ता था। फिर मजदूरों ने कब्र खोदना शुरू किया। ऐसा करते समय कब्र से निकली नकारात्मक ऊर्जा सुअरों में स्थानांतरित हो जाती थी। हवारीन का काम अनुष्ठान के माध्यम से इस काली ऊर्जा को निकालना था। थोड़ी देर की खुदाई के बाद उन्हें कब्र नजर आ गई। कब्र को लाल कपड़े से ढका गया था और ताबूत एक प्रकार की लकड़ी से बना था, जिसे कभी राजघरानों के लिए आरक्षित किया जाता था। मजदूरों ने ताबूत को आसानी से बाहर निकाला और संवाहन में रख दिया, जो दाह संस्कार के लिए तैयार था।
इसी दौरान एक मजदूर लालची हो गया। उसने देखना चाहा कि कब्र में कोई कीमती सामान है या नहीं। वो कब्र की जांच कर ही रहा था कि तभी कब्र में मौजूद एक सांप उसे काटने वाला था, लेकिन मजदूर किसी तरह से बच जाता है, जिसके बाद वो फावड़े से सांप को मार डालता है। सांप के मरते ही साफ आसमान अचानक काला हो गया और भारी बारिश होने लगी। किम ने पार्क को सलाह दी कि इससे मौसम में दाह संस्कार करने से आत्मा का पुनर्जन्म अच्छे परिवार में नहीं हो पाएगा। इस वजह से उन्होंने ताबूत को अस्थायी रूप से अस्पताल के मुर्दाघर में रखने का फैसला किया। किम का साथी जब खाना खा रहा होता है तब एक कर्मचारी चुपके से ताबूत को खोलने की कोशिश करता है। इसी दौरान हवारीन और गिल भी वहां पर आ जाते हैं। वे कर्मचारी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक उसने ताबूत को खोल दिया था। ताबूत के खुलते ही हवारीन तुरंत बेहोश हो जाती है। वो जब जागी तो उसने बताया कि ताबूत से एक बुरी आत्मा निकली थी। ये पार्क के दादा की दुष्ट आत्मा थी। उस रात पार्क के पिता, जो अमेरिका में थे और पहले से ही मानसिक रूप से अस्थिर थे, ने अपने मृत पिता की आवाज सुनी जो उन्हें बुला रहे थे। उन्होंने खिड़की खोली और शीशे में अपने पिता की बुरी आत्मा को देखा। कुछ ही क्षणों बाद आत्मा ने उसका दिल फाड़ दिया। कमरे में नाच रही बूढ़े व्यक्ति की पत्नी ने अनजाने में आत्मा के साथ नृत्य किया। थोड़ी देर बाद आत्मा ने उन्हें भी मार दिया। हवारीन जानती थी कि गहरी नाराजगी से प्रेरित आत्मा अपने सभी वंशजों को मार डालेगी। पार्क आत्मा का पोता होने के कारण गंभीर खतरे में था। हवारीन ने किम को सियोल वापस जाकर पार्क की जांच करने का निर्देश दिया, जबकि वो आत्मा आह्वान अनुष्ठान करने के लिए गैंगवान प्रांत में रुकी रही। जैसा कि पूर्वानुमान था, पार्क अपने होटल के बाथटब में बेहोश पाया गया। एक बार अनुष्ठान तैयार हो जाने के बाद हवारीन ने आत्मा को गिल के शरीर में खींचने की योजना बनाई। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, पार्क जाग गया और आत्मा गिल में प्रवेश कर गई। हवारीन ने आत्मा का सामना किया और उससे अपनी घृणा छोड़ने और लोगों को नुकसान पहुंचाना बंद करने का आग्रह किया। आत्मा ने मना कर दिया। उसने अपने सभी वंशजों को अपने साथ ले जाने के इरादे के बारे में बताया। अचानक गिल ने काला पानी उगल दिया, जिसका मतलब था कि आत्मा वहां से भाग गई थी। होटल में पार्क को किम का फोन आया, जिसने कहा कि वह आ रहा है। अजीब बात यह है कि दरवाजे के बाहर भी किम की आवाजें सुनाई दी। उलझन में पार्क को पता नहीं था कि किस किम पर भरोसा किया जाए। फोन पर किम ने उसे खिड़की खोलने के लिए आग्रह किया, यह दावा करते हुए कि उसके दादा उसकी रक्षा करेंगे। हताशा में पार्क ने फोन की आवाज पर भरोसा किया और खिड़की खोल दी। खिड़की खुलते ही उसे अपने दादा की भयानक आवाज सुनाई देती है, जिस पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने छत पर अपने दादा की आत्मा को देखा। वहीं दूसरी तरफ असली किम होटल के वर्कर की मदद से दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तब तक पार्क के दादा की आत्मा पार्क के अंदर प्रवेश कर चुकी होती है। जिसके बाद पार्क पूर्वी एशिया के एकीकरण के बारे में एक जापानी सैनिक की तरह जोश में बोल रहा था। किम ने उसे समझाने की कोशिश की। इस बार पार्क ने जापानी में बड़बड़ाते हुए कहा, लोमड़ी ने बाघ दानव को काट डाला। ये बोलने के बाद पार्क के दादा की आत्मा ने उसके गर्दन को तोड़ दिया, जिससे पार्क की तुरंत मौत हो जाती है। खतरे को पहचानते हुए किम ने पार्क के सचिव को तुरंत अमेरिका में संपर्क करने का निर्देश दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि पार्क के छोटे बच्चे को बचाने के लिए दादा के अवशेषों को बिना देरी किए अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। इस बीच अमेरिकी अस्पताल में एक बूढ़ा हाथ बच्चे के ऊपर मंडरा रहा था, जिससे बच्चे के दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ रही होती है। सौभाग्य से किम को जल्द ही पार्क के दादाजी के शव को जलाने की अनुमति मिल गई, जिसके बाद अंत्येष्टिकर्ता ने तुरंत ही दादा के अवशेषों को ताबूत सही जला दिया। अवशेषों के जलते ही पुरानी आत्मा नष्ट हो गई, जिससे बच्चे की जान बच गई। किम को लगा कि अब सभी समस्याएं खत्म हो गई हैं, लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। दहन के बाद कब्र खोदने के दौरान सांप को मारने वाला कर्मचारी बीमार पड़ गया। किम ने उससे मुलाकात की। कर्मचारी का मानना था कि उसकी बीमारी एक निषेध तोड़ने की सजा थी। उसने किम से सांप के 2 कटे हुए हिस्सों को खोजने और उसकी आत्मा को खुश करने के लिए एक अनुष्ठान करने को कहा। पहाड़ी कब्र स्थल पर लौटते हुए किम ने खुदाई करने से पहले क्षेत्र के चारों ओर नमक बिखेरा। थोड़ी देर छानबीन करने के बाद उसे सांप मिला, जो 2 टुकड़ों में होने के बावजूद अजीब तरह से हिल रहा था। सांप का मुख किसी राक्षस के समान लग रहा था। सांप के नीचे किम को एक और ताबूत मिला। ताबूत को देखकर किम काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि ताबूत सीधा खड़ा ही दफन था। वही ताबूत को जंजीरों में कसकर लपेटा गया था, ताकि इसे खोलने से रोका जा सके। किम ने हवारीन और अन्य लोगों को मदद के लिए बुलाया। कुछ चर्चा के बाद उन्होंने ताबूत को खोदकर पहाड़ से नीचे लाने का फैसला किया। इस बार ताबूत को अस्पताल के मुर्दाघर में ले जाने के बजाय उन्होंने इसे पास के ही एक मंदिर में ले जाने का विचार किया। अपने उद्देश्य को समझाते हुए किम ने भिक्षुओं से ताबूत को अस्थायी रूप से रखने और रहने की अनुमति मांगी। भिक्षु सहमत हो गए और ताबूत को मंदिर के भंडार गृह में रख दिया गया। हवारी ने भिक्षुओं से चिपचिपा चावल मांगा, जिसे उसने ताबूत के चारों ओर छिड़क दिया। फिर चावल के ऊपर घोड़े का खून डाला, ताकि अंदर की काली ऊर्जा को सील किया जा सके। हवारीन ने महसूस किया कि ताबूत के अंदर जो कुछ भी था वो दादा की दुष्ट आत्मा से भी अधिक खतरनाक हो सकता है।
पार्क के दादा की कब्र को खोदते समय किम को कब्र में एक लाल ताबूत का कपड़ा मिला था, जो जापानी औपनिवेशिक सरकार में एक उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में दादा की पहचान को दर्शाता है। इसका मतलब था कि दादा देशभक्त नहीं थे, बल्कि एक गद्दार थे जिन्होंने जापानियों के साथ मिली भगत की थी। किम ने शुरू में सोचा था कि उच्च भिक्षु ने सजा के तौर पर पार्क के दादा को बुरी जगह पर दफनाया था। हालांकि पार्क की चाची ने इससे इनकार किया, या खुलासा करते हुए कि उच्च भिक्षु वास्तव में जापानी थे। ये सुनकर किम और हवारीन दोनों सोच में पड़ गए कि आखिर जापान के प्रति वफादार को इसी जगह पर क्यों दफनाया जाएगा। इसके बाद सब लोगों ने मिलकर ताबूत को अगली सुबह जलाने का फैसला किया, ताकि आगे की परेशानी से बचा जा सके। अब रात में हवारीन ने अपने वरिष्ठ से उच्च भिक्षु के बारे में जानने की कोशिश की, जिन्होंने पार्क के दादा के शव को एक वीरान जगह पर दफनाया था। वरिष्ठ ने चेतावनी दी कि उच्च भिक्षु एक प्रसिद्ध जापानी मानसिक गुरु था, जिसका भाग्य विपत्ति से भरा था। इस रहस्योद्घाटन ने हवारीन को असहज कर दिया। इसी दौरान खून से लथपथ एक भिक्षु गिल के सामने आया। वो बड़बड़ा रहा होता है कि किसी ने उसके जिगर को निकाल दिया है। गिल ने जल्दी से एक मंत्र पढ़ा, जिससे भिक्षु वहां से गायब हो गया। गिल को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसने जांच की और पाया कि भिक्षु अपनी जगह से गायब था, लेकिन स्टोर रूम में जहां पर ताबूत को रखा गया था, उसमें अभी भी ताला लगा हुआ होता है। पास के सुअर बाड़े में उसने देखा कि सभी सुअरों के दिल और जिगर निकाल दिए गए हैं। कुछ ही दूरी पर एक विशाल भूतिया आकृति भिक्षु के शरीर को खाता हुआ दिखाई दिया, जो देखकर गिल के होश उड़ गए। उसने जल्दी से हवारीन को जगाया और वे जल्दी से स्टोर रूम में गए। स्टोर रूम का नजारा देखकर वे शॉक्ड हो गए। दरअसल ताबूत टूटा हुआ होता है और उसमें कैद मॉन्स्टर अब आजाद हो चुका था। ताबूत में जापानी सेंगोकू काल का एक ज़ॉम्बी जनरल कैद था। खुद को बचाने के लिए हवारीन ने झूठा दावा किया कि वो जनरल की अधीनस्थ है, लेकिन जल्दी ही उसका पर्दाफाश हो गया। इस वजह से हवारीन अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगी। इसी दौरान गिल मॉन्स्टर जनरल पर एक भाले से हमला कर देता है, लेकिन मॉन्स्टर जनरल को कुछ नहीं होता। जवाबी हमले में मॉन्स्टर जनरल गिल को बुरी तरह से घायल कर देता है। इसके बाद वो हवारीन को मारने के लिए जाता है, लेकिन जब वो हवारीन को बुद्ध मंदिर के बीच में देखता है, तब जनरल अपने हाथों को आपस में जोड़ लेता है और फिर वो हवा में तैरती हुई आग की एक लौ में बदल जाता है। इसी दौरान किम और अन्य लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं। मॉन्स्टर जनरल के इस भयानक रूप को देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं। आग के गोले के वहां से जाते ही सब लोग जल्दी से घायल गिल को अस्पताल ले जाते हैं। हवारीन ने किम के साथ अपनी अंतर्दृष्टि साझा की, ये समझाते हुए कि समनवाद की दुनिया में भूतों के पास भौतिक शरीर नहीं होते हैं और आत्माओं का कोई मूर्त रूप नहीं होता है जिससे उन्हें मनुष्य द्वारा पराजित किया जा सकता है। हालांकि जिस मॉन्स्टर जनरल से उनका सामना हुआ था, उसके दोनों पैर और एक छाया थी, जो दर्शाता है कि वो भूत नहीं बल्कि एक जीवित आध्यात्मिक इकाई थी। इस आध्यात्मिक इकाई मनुष्यों या जानवरों की आत्माएं होती हैं, जो समय के साथ विकसित होने वाली वस्तुओं से जुड़ी होती हैं। यह देखते हुए कि सेंगोकू काल 500 साल से भी पहले का है, कोरिया में जनरल की आध्यात्मिक सत्ता का प्रकट होना और पहाड़ की कब्र में उसका दफन होना हवारीन को हैरान कर देती है। इस बीच जनरल द्वारा गंभीर रूप से घायल गिल जनरल के वश में हो जाता है। हवारीन ने अनुष्ठान करने के लिए अपने साथी जादूगर वरिष्ठों को बुलाया। जनरल के प्रभाव में गिल ने खुलासा किया कि जनरल ने युद्ध के मैदान में हजारों लोगों को मार डाला था। जनरल के ठिकाने के बारे में पूछे जाने पर गिल कब्र के पत्थर के पीछे खुदे निर्देशांक दोहराता है। इसी दौरान किम ने अस्पताल के गलियारे में माउंट पैक्टू को दर्शाती एक पेंटिंग देखी, जिसे कोरियाई प्रायद्वीप की रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है। रीढ़ की हड्डी सबने उसे पार्क द्वारा मृत्यु से पहले बोले गए वाक्य की याद दिला दी। पार्क ने मरने से पहले कहा था, लूमड़ी ने बागदानों को काट डाला था। अपने संदेह को सत्यापित करने के लिए किम मंदिर में वापस आ गया। भिक्षुओं ने पहले किम को एक किंवदंती सुनाई थी कि पहाड़ पर अनाम कब्र में कोई खजाना नहीं था, लेकिन उस कब्र ने कई लुटेरों को आकर्षित किया था, जिनमें से कुछ ने मंदिर में अपने उपकरण छोड़ दिए थे। किम ने स्टोर रूम में इन औजारों को ढूंढ लिया। यहाँ पर उसने आयरन ब्लड ग्रुप लेवल वाली एक तस्वीर पाई। तस्वीर के पीछे मेरी जमीन मेरे साथी लिखा हुआ था। तस्वीर में लोगों के दृढ़ भावों से पता चलता है कि वे केवल कब्र के लुटेरे नहीं थे। इसका पता लगाने के लिए किम ने पहाड़ में खुदाई करने के लिए उन औजारों का इस्तेमाल किया और अप्रत्याशित रूप से जनरल के शरीर को उजागर किया। हवारीन और अन्य लोगों के पास लौटते हुए किम ने यह सिद्धांत बनाया कि जनरल के कब्र में होने का मतलब है कि वो अपने मूल स्थान पर लौट आया है। बागदानों को काटते हुए लोमड़ी का चित्र कोरियाई प्रायद्वीप का प्रतीक है, जो एक झुके हुए बाघ की तरह आकार का है। कब्र के पत्थर पर निर्देशांक बाघ की कमर 38वें समानांतर उत्तर की ओर इशारा करते हैं।
लोमड़ी उच्च बिच्छू एक जापानी मानसिक गुरु का प्रतिनिधित्व करती है जिसने कब्र रखी थी और बाघ की कमर में लोहे की खूंटी ठोकी थी जिसने कोरियाई प्रायद्वीप को 38वें समानांतर पर विभाजित कर दिया था। जापानी औपनिवेशिक काल की एक शहरी किंवदंती थी कि जापानियों ने कोरिया की भूमि का सर्वेक्षण किया था और कोरिया की जीवन शक्ति को दबाने और उसके राष्ट्रीय बाघ को बाधित करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लोहे की खूंटी ठोकी थी। किम ने अनुमान लगाया कि आयरन ब्लड ग्रुप के लोग उन्हीं लोहे की खूंटियों को कब्रों से निकाल रहे थे ताकि वे जापानियों द्वारा किए गए जादू टोटके को नष्ट करके कोरिया के विकास को आगे बढ़ा सके। जापानी कब्जे के दौरान आयरन ब्लड ग्रुप एक देशभक्त कोरियाई संगठन था। आयरन ब्लड ग्रुप के लोगों ने सभी लोहे की खूंटियों को निकाल दिया था सिवाय एक के जिसकी हिफाजत इस समय मॉन्स्टर जनरल कर रहा था। पार्क के दादा का ताबूत जनरल के सीधे ताबूत के ऊपर रखा गया था। इस वजह से उन्हें यहाँ पर लोहे की खूंटियां होने का पता नहीं चल पाया था। हवारी ने अनुमान लगाया कि लोहे की खूंटियों की रक्षा के लिए जापानी जनरल को सीधे ताबूत में दफनाया गया था। लोगों और देश को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित किम ने खूंटी को हटाने पर जोर दिया। हवारी ने चेतावनी दी कि जनरल को आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है, जिसके बाद अब सब प्लान के तहत कब्र से खूंटी निकालने के लिए जाते हैं। वे सबसे पहले जनरल के पसंदीदा भोजन मछली को पहाड़ की तलहटी और कब्र के चारों ओर बिखेर देते हैं ताकि उसे जंगल में ले जाया जा सके और वहां पर हवारीन जनरल का ध्यान भटका सके ताकि किम मौका पाकर खूंटी को निकाल सके। मध्य रात्रि में जनरल कब्र से बाहर निकलकर मछली को खाने लगा जिसे वह जीवन में सबसे ज्यादा पसंद करता था। जनरल मछली खाते खाते जंगल के अंदर चला जाता है। अवसर का फायदा उठाते हुए किम और उसके साथी लोहे के खूंटे को खोजने के लिए कब्र में घुस गए। वहीं हवारीन ने पेड़ की आत्मा होने का भ्रम पैदा करते हुए जनरल को अपने बातों में उलझाया रखा ताकि किम को खूंटी ढूंढने का समय मिल जाए। उसने जनरल से उसका इतिहास बताने की मांग की। जनरल ने बताया कि वह 400 साल से भी पहले का एक महान जापानी कमांडर था जिसने युद्ध के मैदान में हजारों लोगों को मारा था। उसकी मृत्यु के बाद एक मानसिक गुरु ने उसके सिर को वापस सिल दिया, उसके शरीर में एक लाल गर्म कटाना छिपा दिया और उसे सावधानी से चुने गए स्थान पर सीधा दफना दिया। मानसिक गुरु ने उसे एक ज़ॉम्बी बनने का श्राप दिया जो हमेशा जापान के लिए कब्र और लोहे की खूंटी की रखवाली करता रहेगा। हवारीन ने जनरल से गिल को छोड़ने की मांग की जिससे उसकी मानवीय पहचान जल्द ही उजागर हो गई। अंधेरे जंगल में जनरल हवारीन की ओर खतरनाक तरीके से बढ़ रहा था। ठीक समय पर हवारीन की मृतक समंदादी प्रकट हुई जिससे हवारीन को वहां से भागने का मौका मिल गया। इस बीच किम और उसके साथी ने कब्र की तलाशी ली लेकिन उन्हें पौराणिक लोहे की खूंटी नहीं मिली। उस समय जनरल जो अब एक ज्वलंत प्रेत बन चुका था कब्र की ओर बढ़ा। आग को देखकर किम को एहसास हुआ कि असल में लोहे की खूंटी कब्र में नहीं बल्कि जनरल के शरीर के अंदर का कटाना था। कटाना कब्र की रखवाली करने वाली आग और धरती को छेदने वाली धातु की छड़ी दोनों थी। जैसे ही आग का गोला कब्रिस्तान में घुसा जनरल किम के जिगर को चीरने वाला था। ये देखकर हवारीन ने जनरल पर घोड़े के खून की एक बाल्टी छिड़क दी। घोड़े के खून के प्रभाव में जनरल का कवच तुरंत पिघल गया जिससे उसके अंदर की लाल समुराई तलवार दिखने लगती है। अडिग जनरल ने हवारीन और किम के साथी को पकड़ लिया। इस महत्वपूर्ण क्षण में किम ने सोचा कि कैसे पानी आग का मुकाबला करती है और लकड़ी धातु का मुकाबला करती है। इस एहसास के साथ किम ने एक लकड़ी की छड़ी उठाई और उसे जनरल के पैर में घुसा दिया। फिर उसने लकड़ी पर अपने पानी रूपी खून को लगाया। जलती हुई समुराई तलवार धातु और आग का प्रतिनिधित्व करती थी जबकि गीली लकड़ी की छड़ी पानी और लकड़ी का प्रतीक थी। इसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए किम ने गीली लकड़ी से जनरल पर एक जोरदार वार किया जिससे आखिरकार समुराई तलवार और जनरल दोनों नष्ट हो गए। जैसे ही जनरल की आत्मा गायब हुई गिल जो अस्पताल में उसके नियंत्रण में था उसे भी होश आ गया। सदियों पुराना अभिशाप जो कोरिया के विकास में बाधा डाल रहा था वो आखिरकार खत्म हो गया। मूवी के अंत में अंत्येष्टिकर्ता ने अंतिम संस्कार सेवाओं में अपना काम जारी रखा जबकि हवारीन और गिल ने सैनिक प्रथाओं को जारी रखा। किम अब अपनी चोटों से उबर गया था। उसने अपनी भूगर्भ शास्त्रों और कब्र तोड़ने की सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया। किम हवारीन और उसके साथियों की मदद से दुश्मनों द्वारा रौंदे गए देश को आखिरकार शांति मिल गई और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।